सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अफसा कोमल। पंजाब मुसलसल सैलाब की जद में है, जहां पर मुतासरीन की तादाद अब बताया जा रहा है कि 20 लाख से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि 35 अफराद इस सैलाब की नज़र हो चुके हैं जो लोग जाँ बहक हुए हैं। रावी, सतलुज और चनाब के सैलाब ने 2200 से ज़ायद देहात और उनके लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह कर दी हैं, जिसके बाद ग़िज़ाई किल्लत का शदीद खदशा है। और हम देख रहे हैं कि सब्जियों की कीमतों में अभी भी 300 गुना तक इजाफा हो चुका है। अवाम बढ़ती हुई कीमतों और किसान फसलों की तबाही और जो स्टोर की गई गंदम थी उसके ज़ाया होने पर इस वक्त सख्त परेशान है, और इसके असरात भी हमें बराह रास्त जो है वो GDP के ऊपर बढ़ेंगे, जिसके अभी से खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मुतासरा अजला में रेस्क्यू एंड रिलीफ की सरगर्मियाँ तो जारी हैं, मगर ख़ुद हुकूमती इत्तेहादी पीपल्स पार्टी भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। नदीम अफजल चंद साहब ने यहाँ तक कह दिया और ये इल्ज़ाम लगाया पंजाब हुकूमत पर कि इमदाद ईमानदारी के बजाय पसंद और नापसंद की बुनियाद पर तकसीम। सुनिए पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद साहब की गुफ्तगू। सरगोदा के इलाकों में हमने जब विज़िट किया, सबसे बड़ा तो ये है कि मेरी वज़ीर आला पंजाब साहबा से गुजारिश है कि ठीक है, आपके कई लोग आपको अच्छी रिपोर्ट्स दे रहे हैं, फुटेज जो आपको भेजी जाती है ना, वो इंतज़ामिया बड़ी स्पेशल एक फुटेज बना के आपको भेजी जाती है या सोशल मीडिया पर चढ़ाती है, लेकिन एक वो हकीकत है जो कैमरे से और लोगों की नज़र से हट के भी है। थोड़ा सा उसको ढूंढने की कोशिश करें। तो अब जो आपकी टीम इस वक्त लोगों को खुराक दे रही है या वंडा दे रही है, वो बिल्कुल ईमानदारी की बुनियाद पर नहीं दिए जा रहे हैं। वो ही सरकारी तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है कि लोगों की लिस्टें बनाई जा रही हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग की बुनियाद पे दिए जा रहे हैं। आप इसको जरा मॉनिटर करें। इस सब के दौरान एक और परेशान कुन हकीकत ये सामने आई है कि वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब ने जो चंद एक दिन पहले उन्होंने एतराफ़ किया कि 2022 में आने वाले सैलाब के बाद जिनेवा में पाकिस्तान के लिए 11 अरब डॉलर्स इमदाद के ऐलानात हुए, प्लेजेस हुए, लेकिन हम कोई काबिल अमल मनसूबा नहीं बना सके। जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत की अपनी संजीदगी क्या है माहौलियाती तब्दीलियों को लेकर, और किस बुनियाद पर आलमी बिरादरी से किसी फ़ंड का तकाजा किया जा सकता है जब हमारे पास पाकिस्तान के पास इस वक्त बताने के लिए कोई काबिल ज़िक्र मनसूबा ही नहीं। हम आज के प्रोग्राम में इन तमाम पहलुओं पर फोकस करेंगे, जिसके लिए हुकूमत, पीपल्स पार्टी और किसानों का बिलखुसूस मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ हैं इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपके वक्त के लिए। पहले हम जिक्र करते हैं पंजाब में आपके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी रिलीफ के जो काम है उसके हवाले से क्या बात कर रहे हैं। हमने जैसा कि स्टेटमेंट भी आपको सुनवाया नदीम अफजल चंद साहब का, एक तो ये इल्ज़ाम है कि मुनसिफाना तौर पर फ़ंड्स की तकसीम नहीं हो रही, और एक दूसरा इल्ज़ाम ये है कि तशहीर यानी वीडियोज़ बनाने का अमल ज़्यादा है काम करने के लिहाज से। हुकूमत इस वक्त क्या सोच रही है? लाखों लोग जो मुतासिर हुए हैं, बिलखुसूस किसान, उनकी बहाली के लिए अमली तौर पर प्रैक्टिकली क्या करना है हुकूमत ने? जी, हुकूमत ने वो काम करना है जो जिसका आगाज़ मरीम नवाज ने कुछ दिन पहले कर दिया था कि एक तो हर जगह पर मौजूद होना है। तमाम ज़िले जहाँ जहाँ बशमूल मेरा ज़िला गुजरांवाला जहाँ जहाँ सैलाब पहुँचा है, वहाँ की जो ज़िले इंतज़ामिया है वो मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है। वहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उन इलाकों के, वो मुतहरिक हैं और पूरी तरह अपना वक्त दे रहे हैं। शिकायतें तो होंगी, यानी गुजरांवाला जिसमें बहुत बड़ी जगह पर सैलाब नहीं आया, लेकिन रफली कोई जो चनाब के इर्द गिर्द इलाका है वजीराबाद के करीब, वहाँ किसान इफेक्ट हुए हैं। 2014 में भी हुए थे, लेकिन वहाँ सबके पास हम ये कहें कि जी हमारे पास कोई मयार है कि हम कह दें कि अब हमने अच्छा काम कर लिया। लेकिन ये मैं आपको कह सकता हूँ कि जिसने 2010 और 14 और 22 के जो इंतजामात थे वो भी देखे थे कि 2025 के जो पंजाब में इंतजामात हैं फ्लड से डील करने के, वो अनप्रेसिडेंटेड हैं, उनका स्केल भी और उनकी गहराई भी। तो देखिए, किसानों को हमें जो रिहेबिलिटेट करना है वो 2-3 रिहेबिलिटेशन तो बाद में होगी। अभी जो डिस्प्ले किया गया बेहतरीन इंतजामात का पंजाब में, उसमें आप क्या चीज़ें आइडेंटिफाई करेंगे? ऐसी क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से कम नुकसानात हुए? ज़मीनों का तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, अभी भी जानी नुकसान भी हुआ, तो ऐसी क्या चीजें थी जिसको रोका अपने इंतजामात से हुकूमत ने? सबसे बड़ा जो आई थिंक जो जिसका क्रेडिट ले सकती हैं
सियासत में हालांकि ये क्रेडिट का वक्त नहीं है। अब वो ये है कि मैं मतलब अगर आपको याद हो 2022 के फ्लड्स में पूरे पाकिस्तान में रफली कोई 1700 कुछ लोग थे जो इसमें जाँ बाग हुए थे। तो इसमें अभी तक पंजाब में तो बहुत कम नंबर है। तो आई थिंक सबसे बड़ी जो कामयाबी है मरीम नवाज साहिबा की वो जाने बचाने में है। उन्होंने बहुत मुस्तैदी से जो सबसे कीमती चीज है शहरियों की उसको बचाया है। उसके बाद अब वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि जहां जहां भी ये सैलाब पहुंचा है, जिनके पास घरों में अब खाने को नहीं है या जिनके घर बह गए हैं, उन तक खाना पहुंचाया जाए, साफ पानी पहुंचाया जाए। उन तक जो है वो खुश्क राशन जहाँ नहीं पहुंच सकते जो है कुक्ड फूड वो पहुंचाया जाए। तो वो पूरी कोशिश जारी है और इसमें देखिए 100% कामयाबी कभी नहीं होगी, लेकिन जिस स्केल पे हमने इस दफा इस सूबाई हुकूमत को मोबिलाइज होते हुए देखा है वो इस पहली जो खातून वजीर आला है पाकिस्तान की, उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी। खुर्रम साहब, अब 2022 के जिस सैलाब का आप हवाला दे रहे हैं, जब बात देखी जाती है तो अब पीपल्स पार्टी बेशक पंजाब के लेवल के ऊपर तो तनकीद कर रही हो, लेकिन हम इत्तेहादी को साथ शामिल करके ही बात करते हैं। पिछले 2-3 साल में पीपल्स पार्टी बिलखुसूस मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से एडवोकेसी करने का, दुनिया भर में आवाज़ उठाने का क्रेडिट भी लेती आई है, और आप लोग भी। लेकिन ये बातें हमें तकारीर की हद तक नज़र आती हैं। उस दिन खुद वज़ीर ख़जाना ने यह एतराफ़ किया है कि 11 अरब के प्लेजेस हुए, लोगों ने हमसे वादे किए जब पाकिस्तान में 2022 का सैलाब आया, लेकिन ऑन ग्राउंड ऐसा कोई काबिल अमल मनसूबा हम नहीं बना सके जो दिखाकर हम दुनिया को बताते हैं कि जो बाकी की रकम है, जो ऐलानात की हद तक है सिर्फ, वो भी जारी किए जाए। क्योंकि ये तो हम एक ऐलान तो बार बार करते हैं कि कार्बन एमिशंस में हम सबसे कम हिस्सा डालते हैं, लेकिन हम मुतासरा हैं, लेकिन हम कुछ हासिल तो नहीं कर सके ये बात कर करके। और ये आप लोगों का दौरे हुकूमत है। जी देखिए, दो चीजों पे हमें जो काम करना था और काम करना है, और वो है मिटिगेशन और रेजिलियंस। जो पहली जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि पाकिस्तान की तो अभी अभी भी जो एमिशंस हैं वो बहुत कम है, लिहाजा उनकी मिटिगेशन के लिए ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि जो मोटरसाइकिल्स हैं उनको चेंज किया जाए ई बाइक्स में, ताकि पाकिस्तान में पोल्यूशन घटे और जो है उसके जरिए जो तेल का इस्तेमाल है वो भी कम हो। तो वो मिटिगेशन के ऊपर तो काम। रेजिलियंस का जो इशू है जिसके जरिए हमने इन चीजों से निमटने की सलाहियत हासिल करनी है, वो फिर उस पर एक बड़ा कंसेंसस चाहिए। आपने देखा अभी कि अभी कुछ दिन पहले जब चोलिस्तान में एक नई नहर निकालने की बात हुई, उसके ऊपर कितना एक सियासी वावेला हुआ हमारे एलआई की तरफ से। उनकी भी एक जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें वजन ये है कि आम सालों में तो हम सब पानी की कमी का शिकार रहते हैं, लेकिन आज हमने देखा कि अगर वो नहर मौजूद होती तो हम उसके जरिए जो है पानी डाइवर्ट कर सकते थे। तो लिहाजा हमें यहाँ जो काम करने वाला है, जो कि आसान नहीं होगा, कि हर जगह से सिर्फ जो पाकिस्तान के मेजर दरिया नहीं है, इस दफा वो दरियाओं में पानी आया है जिनमें बहुत सालों से पानी नहीं आया। रावी में पानी आया, सुतलज में आया, ब्यास तक में कह रहे हैं कि पानी आएगा। तो वहां भी अगर हमें, क्या ये इशू जब उठेगा, जब ये सैलाब खत्म हो जाएगा और कोई वजीर उठ के कहेगा कि जी मैंने रावी के ऊपर जो है वो इतने 100 अरब रुपए करके तो रेजिलियंस हासिल करनी है, तो लोग कहेंगे यहाँ तो पानी नहीं है। अभी साबिक वजीर आजम ने भी कहा था कि रावी तो गंदा नाला बन गया। लेकिन अगर हमें रावी के इर्द गिर्द रहने वालों को बचाना है तो ये लॉन्ग टर्म मेजर इन्वेस्टमेंट सवाल यही है कि रावी के गिर्द बचाने वालों के लिए को बचाना है जिनको, उसके लिए आप लोगों ने क्या किया? अब आप मुस्तकबिल में भी क्या कुछ करने की सलाहियत रखते हैं? ये सवाल हम नहीं उठा रहे, ख्वाजा आसिफ साहब की बेबसी उठा रही है। वो कहते हैं सियालकोट में नाम भी नहीं लेते, कोई ठेकेदार है, कहते हैं मैं उनके सामने बेबस हूँ। फिर वो क्लिप सामने आता है जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब उन्हीं शख्स की तारीफें कर रहे होते हैं। तो मुस्तकबिल में जो सबसे अहम काम है दरियाओं के रास्ते से तामीरात हटाना, ये तमाम चीजें करने की आप लोग रखते हैं काबिलियत या बेबसी है? जो नजर आया है, नहीं नजर आया है कि नहीं, इसमें कोई बेबसी नहीं है। जब भी हुकूमत इस पे डिटर्मिन्ड होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की रियासत ने हालिया महीनों में अपनी इस्तेदाद साबित की है, तो लिहाजा इस्तेदाद में अज़म होगा और जुरत होगी तो कोई काम जो ऐसा नहीं है। और सबसे अहम काम करने वाला यही है कि पाकिस्तान में जो जितने भी हमारे वाटरवेज हैं, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब से लेकर
समुंदर तक प्रैक्टिकली, उनको बाकायदा मैप करके रिंग फेंस कर देना है कि यहाँ कोई तामीर, आबादी, फसल नहीं उगेगी, ताकि ये इशू हमने देख रहे हैं कि सैलाबों की, जो बड़े सैलाब हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, दोबारा होने की जो मुद्दत है, वो कम होती जा रही है। वो ज्यादा, जो पहले कहते थे 10 ईयर फ्लड है या 15 ईयर फ्लड है, अब वो 5 ईयर फ्लड है। या अभी 2022 में इतना बड़ा फ्लड आया, तो अब उसके बाद 2025 में सिर्फ 3 साल बाद हमें उसी का सामना। अगले साल के लिए ये प्रेडिक्शंस है, बारिशें दूसरा इससे कई गुना ज्यादा नहीं। खुरम साहब आखिर में हमें एक तो वाटरवेज को रिंग फेंस करके ये इशू है, और ये प्रायोरिटी है हमेशा। जो आपके पास तमाम काम करने के रिसोर्सेज नहीं होते, कि एक टेक्निकल बैठ के ये सोचना है कि कहाँ हम अपनी इंटरवेंशन करें। क्योंकि मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के, मेरे जिले में दरियाए चनाब है, लेकिन एक नाला पलखू जो है, जो जम्मू से आता है, जो आमतौर पे उसमें कम पानी होता है, इस दफा उसमें रिकॉर्ड पानी आया। वजीराबाद शहर जो है वो डूब के है। तो लिहाजा अगर ये भी फैसला करना है कि आपने पहले जो अपने वसाइल हैं वो कहाँ खर्च करने हैं, ताकि मैक्सिमम आखिर में अब ये दरियाए रावी के गिर्द रूडा रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो वो एक ज़ेर बहस है इस वक्त, उसको रिव्यू किया जाएगा। उसकी तशहीर में मौजूदा हुक्मरान, साबिक वज़ीर आज़म सब एक जैसे शामिल रहे, सब ने अपना हिस्सा डाला है, हमने एक जैसा रोल देखा है सबका। उसके हवाले से जी अभी इस पे कुछ कहना कबल वक्त है। अभी ये तो चूंकि रेस्क्यू फेज है इस कैलामिटी का, एक दफा हम रेस्क्यू फेज से निकल आए, रिहेबिलिटेशन में जाएं, तो फिर हुकूमत पंजाब उसको देखकर फैसला करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। खुरम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन अब जाते हैं, इसके बाद हम पीपल्स पार्टी पंजाब का क्या मौक़िफ़ है, हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल पर हुकूमती इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो इस वक्त रिलीफ का काम किया जा रहा है, उस हवाले से पंजाब हुकूमत से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात और शिकवे रखती है, जिसका इजहार किया जा रहा है। जैसा कि हमने जिक्र किया, नदीम अफजल चंद साहब अपने बयान में भी इस हवाले से बात कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के। बहुत बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब आपका। पंजाब हुकूमत का एक दावा है, और अभी हम खुरम दस्तगीर साहब से भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा हमारा मेन फोकस और एजेंडा था कि जानी नुकसान कम से कम हो, इस हवाले से, और अब भी सूबे भर में इमदाद का काम कर रहे हैं। हमने देखा आप अपने हलके में मौजूद रहे और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, नदीम चंद साहब ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। क्या शिकायत आ रही हैं मुतासिरीन की तरफ से जो आप पहुँचा सकेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से? देखिए बहुत शुक्रिया जी। उनका ये दावा कि जानी नुकसान कम हो अच्छी चीज़ है, उन्हें कोशिश करनी चाहिए, और उन्होंने शायद की भी हो कि जानी नुकसान कम हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर साल हमारे साथ होती हैं, और हर साल हुकूमत का ये काम तो नहीं है कि वो यही कहे कि फ्लड आएगा तो जानी नुकसान कम से कम हो। भाई माली नुकसान भी तो हर साल होता है, उसकी जिम्मेदारी जो है वो किस पे जाती है? अल्लाह ताला की तरफ से जो चीज़ें होती हैं, आसमानी आफात होती हैं, डिजास्टर्स होते हैं, उनको निपटने के लिए हमने एक इदारा बनाया हुआ है। वो इदारा सारा साल क्या करता रहता है? वो सिर्फ और सिर्फ हमें ये बताने के लिए है कि हेडमराला पे इतना पानी आ चुका है, इंडिया ने ये गेट खोल दिया है, फलां गेट खोल दिया है, अब ये आगे बढ़ता हुआ कादराबाद से निकलता हुआ, ये क्या है? ये सिर्फ ये बताने के लिए वो इतना बड़ा इदारा, इतने बड़े फंड्स जो हैं वो खड़े किए गए हैं। आप का ये दावा कि हमने जानी नुकसान कम किया है, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इंसाफ पे मबनी बात है। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है कि जानी नुकसान कम हो या ज्यादा हो। आपकी क्या काविशें थी जिसकी वजह से आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि जानी नुकसान नहीं होने दिया हमने, और कैसे आपने रोक लिया? पेशगी इकदाम तो हसन साहब हम देखते हैं
नेशनल लेवल के ऊपर पेश की इकदाम मौसमियात से किस्म के सैलाब जो अब खुदा न खास्ता हर साल इससे ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ आ सकते हैं, उस पर हम इकदाम नहीं देख रहे। लेकिन ये सैलाब आने के बाद जो हुकूमती दावे हैं पंजाब हुकूमत के, वहाँ पर आपको किधर कोताही नज़र आ रही है इन टर्म्स ऑफ जो इमदादी काम जिसका दावा पंजाब हुकूमत कर रही है इस वक्त? देखिए, हम नहीं कहते कि उन्होंने कुछ नहीं किया है उन्होंने, लेकिन हम कहते हैं कि आप रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, रिहेबिलिटेशन ऑपरेशन करते हैं, आप कोई पोस्ट ऑपरेशन क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं पहले कोई रिजर्वायर बनाते? आपने आज तक क्या किया है पानी को स्टोर करने के लिए? हम नहीं कहते कि यहाँ पे पंजाब के अंदर जहाँ पे प्लेन लैंड है वहाँ पे आप कोई डैम खड़ा कर दें, लेकिन रन ऑफ रिवर रिजर्वायर तो बन सकते हैं। आप रिजर्वायर बनाएं, वो 4, 5, 6 महीनों के लिए पानी स्टोर हो, आप जरूर उसको इस्तेमाल भी करें और फ्लड के दिनों में जरूरत के मुताबिक उसके स्पिलवेज खोलें। हम तो बिल्कुल भारत के रहमो करम पे है ना कि अगर वो अपने स्पिलवेज खोल देता है तो फिर हम तो बहने के लिए तैयार है। हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। हमने तो फिर बस पाक फौज आ जाएगी, वो कोई जवान कोशिश करके किसी को बचा लेंगे, कोई रेस्क्यू 1122 बचा लेगा, कोई बच जाएगा, कोई नहीं बचेगा। आपने ये तखमीना लगाया है कि कितने लाखों एकड़ अराजी जो है वो जेरे आब है इस टाइम, कितनी खड़ी फसलें, चावल की सारी फसल तबाह हो गई है। आपका गन्ने को भी नुकसान पहुंचा है, हालांकि वो उसको इस तरह नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन इतना हैवी फ्लड था, इतना बड़ा फ्लड था कि उसने उसकी लेकिन बतौर इत्तेहादी हसन मूसा साहब, आज जो लोग देख रहे होंगे और आपकी गुफ्तगू सुन रहे होंगे, वो डिस्प्लेस हो गए। पीपल्स पार्टी ने इस अर्जेंसी के ऊपर, अगर हुकूमत ने पेश की इकदाम नहीं किए नेशनल लेवल के ऊपर भी, सूबे के लेवल पे भी, तो पीपल्स पार्टी ने भी तो इस बात की अर्जेंसी के ऊपर इतना जोर नहीं दिया। बिलावल साहब तो बैरून मुमालिक में पाकिस्तान के मौसमियात के असरात के हवाले से जो मुकदमा है वो पेश करते रहे, लेकिन आज वजीर ख़जाना कहते हैं कि जो हमें वादा भी किया था दूसरे मुमालिक ने, उसमें से जो फंड्स आए भी हम कोई काबिल अमल मनसूबा नहीं बना सके। दीगर इशूज़ के ऊपर तो आमने सामने आ जाते हैं हुकूमती इत्तेहादी, पीपल्स पार्टी ने इसको अपना एजेंडा क्यों नहीं बनाया? देखिए, पीपल्स पार्टी का हमेशा ये एजेंडा रहा है और पीपल्स पार्टी ने इस पे बहुत काम किया है। आप सिंध के अंदर जाके देख लें कि वहाँ पे जो पैसा हमें मिला पिछले फ्लड के दौरान, उससे हमने जो वहाँ पे लोग आबादकारी की, जो घर बनाए, वो अब भी मौजूद है, लोगों को घर भी दिए, हमने काफी कुछ उस पे काम किया। अब देखें, ये कहना कि पीपल्स पार्टी क्या करती है, पीपल्स पार्टी एजेंडा नहीं बनाती, हम तो हर मौके पे बात करते हैं। हम कोई मुसल्ला लोग तो नहीं है, हम कोई जत्था तो नहीं है जो हुकूमत पे चढ़ाई कर देंगे, इस सिस्टम को डीरेल कर देंगे। इस सिस्टम में रह के हम इसको ठीक करना चाहते हैं, हम अपनी राय देते हैं, हम अपने इत्तेहादियों, हिमायतियों उनसे आखिर में हसन साहब, मैं काबिल अमल इक़दाम की हम बात कर रहे थे, जैसा कि बल्दियाती इदारों को मुतहरिक करना, जिसके लिए आज ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इसको हम एक दूसरे के लिए सियासी तौर पर ही इस्तेमाल करते रहते हैं, नीचा दिखाने के लिए, लेकिन इस पर काम नहीं करते। और आज नौबत यहाँ तक आ गई है कि नए सूबे बनाने के हवाले से बात होती है और जवाब यही दिया जाता है कि लोकल बॉडीज़ को तो एम्पावर नहीं किया सियासी हुकूमतों ने। अब अगले 2-3 दिन हुकूमत पंजाब को क्या इक़दाम करने होंगे? एक सैलाब की सूरत हाल अभी भी है और मज़ीद खदशा भी है। आप अगर आप शेयर कर सकें कि आपकी नज़र में हुकूमत को क्या इक़दाम करने होंगे? देखिए, आपने बीच में एक बल्दियाती इंतखाबात की बात कर दी, फिर आपने इसके हवाले से पूछ लिया। तो बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो राय या जो बात ख्वाजा आसिफ साहब ने की है, उसमें कितनी एक सदाकत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो सूबा है उसके अंदर तो अब भी बल्दियाती सिस्टम मौजूद है, वहाँ तो आज भी बल्दियाती इदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं। अब पंजाब के अंदर इलेक्शन होना बाकी थे। हमने मेरे ख्याल है 6 महीने पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारी मुश्तरका जो मीडिया टॉक थी गवर्नर हाउस के बाहर, जब हमारी प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई, तो उसमें भी हमने वाज़ेह अपनी पहली शर्त ही हमारी ये थी कि आपका वादा था कि हम बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे, आप क्यों नहीं करवा रहे? तो हम तो बार बार उस पे भी कह रहे हैं, इस पे भी बात कर रहे हैं, हमने बात ही करनी है ना। हम किस तरह से इस सिस्टम को डीरेल कर दें या इस सिस्टम को
लाने के लिए हमने बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। हमें अंदाजा है ना कि ये दोबारा अगर कोई बहाली जमहूरियत तहरीक चली तो उसके लिए पीपल्स पार्टी तो मुतहम्मिल नहीं है कि मजीद कुर्बानियां दे सके, और बाकी देने को तैयार नहीं है। इसलिए हम तो चाहते हैं कि ये सिस्टम भी बचे और जो चीजें हैं वो भी ठीक हों और बातचीत के जरिए ठीक हों। बुलाए सुबह हुकूमत, बैठे बात करें, हम बात करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे और पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ रख रहे थे, जिसमें बुनियादी तौर पर उनका ये कहना था कि हुकूमत को पेशगी इक़दाम करने चाहिए थे इस नुकसान से बचने के लिए। किसानों का क्या मौक़िफ़ है ये जानने के लिए हमने रब्ता किया है। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस किस्म के फूड सिक्योरिटी के हवाले से चैलेंजेस और ख़दशात का इस वक्त हमें सामना है सैलाब के बाद, और किसानों के लिए उनकी बहाली के लिए क्या इक़दाम करने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद हुसैन साहब आपके वक्त के लिए। हम देख रहे हैं पंजाब में बड़े पैमाने पर ज़रई रकबे को नुकसान हुआ, फसलों को नुकसान हुआ, माल मवेशी किसान के जो है उनका नुकसान हुआ है, और इसके असरात हमें अभी से दिखना शुरू हो चुके हैं सब्जियों की कीमतों में इजाफे के हवाले से। आइंदा दिनों में किस किस्म की ग़िज़ाई किल्लत के ख़दशात हैं इस सैलाब को लेकर, इसके आने वाले नताइज को लेकर? जी बहुत शुक्रिया। सैलाब की सूरत हाल ये है कि इस टाइम जो हमारे पास किसानों का अपना जो फिगर, जैसे हमारे 3,500 काऊ जो है वो डूब गए हैं, तो उसके हिसाब से हमारे जो हिसाब से 30 से 35 लाख एकड़ जिस पे कॉटन थी, राइस चावल था, मकई थी और तेल की फसल और सब्जियों की फसलें थी जो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। उनके अलावा जो हमारे माल मवेशी थे, बड़ी मुश्किल से हमने घरों से निकल के अपनी जान बचाई। सिर्फ हम अपनी जानें लेके बाहर निकले, बाकी माल मवेशी भी चला गया। हमारे जो घरों में चीज़ें पड़ी थी वो भी पानी में ख़त्म होगी। जो गंदम हमारे पास स्टोरेज थी वो भी ख़त्म हो गई। तो अब तकरीबन हम जो है ना बाहर रोडों पे हैं, कुछ पिछले गाँव पे आ गए हैं, कोई रिश्तेदारों के पास चले गए हैं। बहुत मुश्किल हालात है और 30 से 35 लाख एकड़ पे जो फसल थी वो तबाह हो गई है। और जो आप अभी असरात देख रहे हैं ना कि जैसे गंदम आज 1500-1200 रुपये महंगी हो गई है। एक हफ्ता पहले गंदम 2000 की थी, आज सिंध में 9000 की बोरी बिक रही है, पंजाब में 3500 का मन बिक रहा है। और इसी तरह बलूचिस्तान और KPK में ये सैलाब की वजह नहीं, ये गवर्नमेंट ने जो 2 साल गंदम नहीं खरीदी थी और इस साल गंदम उन्होंने अपने पास स्टॉक नहीं की थी, तो किसानों से जब 1800 में 2000 में गंदम खरीद ली और अब वही गंदम 3500 की बिक रही है। और इसके लिए हम गवर्नमेंट से एहतजाज किए, अपीलें की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और CM पंजाब साहब से अपील की कि खुदा के वास्ते हमारी कास्ट भी 3500 रुपये आई है, प्लीज़ आप हमसे गंदम खरीद लें। अब खालिद साहब आखिर में एहसन इकबाल साहब ने उस दिन हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया था कि जो नुकसान हो गया किसानों का उनको आसान कर्ज फराहम किए जाएँ, उनकी बहाली के लिए इकदाम हुकूमत करे। आपके किसानों की तर्जुमानी करते हुए क्या मुतालबा है बहाली के एतबार से पंजाब हुकूमत से? देखें जी, एक तो हम सबसे पहले तो ये अपील करते हैं कि जो हमारे एरिया में सोलर, जहाँ सोलर था वो उड़ गया, उसकी जगह में सोलर प्रोवाइड कर दें। और जहाँ हमने बिजली से अपना पानी निकालना है और काश्त करनी है, वो जहाँ जहाँ सैलाब आया है वहाँ बिजली का यूनिट, हम नहीं कहते कि हमें माफ़ कर दें, हम 50 रुपये दे रहे हैं तो वो यूनिट 10 रुपये कर दें और हमें सीड दे दें, जिससे हमारे पास अभी वसाइल नहीं है, हमें सीड दे दें, उससे हम अगली फसल गंदम आ रही है जी, गंदम और मकई का एक फेस आ रहा है। अगर हम गंदम अगले साल काश्त ना कर सके तो जो 6-7 महीने बाद गंदम ने आना है, अगले साल भी हमारी गंदम की वजह से हमारे मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो जाएगी। तो हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि आप हमें सीड दे दें, जो हमारे बिजली के यूनिट जो 3-3 लाख 4-4 लाख का बिल था वो माफ़ कर दें और जो यूनिट कम कर दें, सीड दे दें। और अभी फिलहाल जो आज हम मांग रहे हैं, आज हम ये मांग रहे हैं, कुछ किसान तो अपनी मदद के तहत आप काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं 50 से 60% जहाँ गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं पहुँच सका, वहाँ खाने के लिए लोग मर रहे हैं। पानी तो चलो क्योंकि पानी ऐसा ख़राब है, उससे पीने से बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। तो हम गवर्नमेंट से कहते हैं कि सिर्फ अभी ग़िज़ा हमारे तक खाने की रसाई कर दें और पानी हमें साफ प्रोवाइड किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद हुसैन साहब किसानों की तर्जुमानी कर हुकूमत से मुतालबात कर रहे थे और बहुत बड़ा नुकसान किसानों का हुआ है उसका अहवाल भी हमारे सामने रख रहे थे, जिसकी वजह से अब मुस्तक़बिल में ग़िज़ाई किल्लत का, फूड सिक्योरिटी के हवाले से, संगीन चैलेंजेस के हवाले से ख़तरात का इजहार किया जा रहा है। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं। चीन में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ, बहुत सी ख़ास बातें थीं इस इजलास की, समिट के
हवाले से पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म का भी आमना सामना हुआ। क्या अहम बातें हुई आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ। इस साल इजलास की खुसूसी अहमियत रही। रुकन ममालिक ने अपने मुश्तरका मफादात की तो बात की, इसके अलावा सबकी नज़रें पाक भारत कशीदगी के बाद दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म के यहाँ पर मौजूद होने पर थीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस इजलास में उनका कोई मुलाकात या अल्फाज का तबादला तो नहीं हुआ, लेकिन आमना सामना ज़रूर हुआ। दोनों वज़ीर आज़म ने अपने अपने खिताब में दहशत गर्दी का जिक्र किया। नरेंद्र मोदी ने पहलगाम वाक़े का तस्करा किया तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने न सिर्फ पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दोहराया बल्कि जाफ़र एक्सप्रेस पर हमले और उसके अलावा बलूचिस्तान पख्तूनख्वा में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे बैरून ममालिक के मुलव्विस होने का जिक्र भी किया और ये भी बताया कि पाकिस्तान के पास इस हवाले से सबूत मौजूद हैं। नाकाबिले तरदीद सबूत का जिक्र वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किया। नाज़रीन, अगर भारत की बात करें तो 2018 के बाद पहली बार भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर थे। इससे पहले जो SCO का समिट हुआ था उसमें नरेंद्र मोदी ने शिरकत नहीं की थी। इस वक्त भारत के लिए एक गैर मामूली सूरत हाल है। दुनिया भारत और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी को इस वक्त बहुत गौर से देख रही है। भारत की तरफ से रूस से तेल खरीदने के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप की तरफ से 50% टैरिफ भारत पर आयद किए गए और हमने देखा है कि अमेरिकी मीडिया की तरफ से भी अब खबर दी जा रही है कि अमेरिकी सदर क्वाड समिट में शिरकत के लिए भारत नहीं जा रहे। इससे पहले बराह रास्त अमेरिकी सदर ने ये वादा किया था नरेंद्र मोदी से कि वो क्वाड की जब इजलास की सरबराही भारत कर रहा होगा भारत में तो उसमें शरीक होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। सिफारती लिहाज से इस वक्त भारत को एक बहुत मुश्किल पोजीशन में देखा जा रहा है और इस एतबार से भी SCO समिट में नरेंद्र मोदी की शिरकत को देखा गया और ताल्लुकात को एक नए तौर पर इस्तवार करने की कोशिश करार दिया जा रहा है। तो हम प्रोग्राम में ये जांच करते हैं कि एक तो जो पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के हवाले से अपना मौक़िफ़ रखा और नाकाबिले तरदीद सबूत की जो बात की है वज़ीर आज़म ने, उसकी क्या अहमियत है और भारत के लिए किस हद तक ये कामयाब रहा दौरा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर मंसूर अहमद खान साहब, साबिक सीनियर सफारतकार। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर साहब आपके वक्त के लिए। जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, SCO समिट पर सबकी नज़रें इस एतबार से भी थी कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और भारतीय वज़ीर आज़म का भी क्या आमना सामना या कोई अल्फाज का एक्सचेंज होगा, लेकिन हमने देखा आमने सामने ज़रूर दोनों आए, मुलाकात लेकिन नहीं हुई। नरेंद्र मोदी ने पहलगाम वाक़े का तस्करा किया इस फोरम पर, लेकिन कोई सबूत जिसका मुतालबा किया जाता रहा वो उन्होंने सामने नहीं रखे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर नाकाबिले तरदीद सबूत का जिक्र करते हुए ये कहा है कि दीगर ममालिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं। आपकी नज़र में क्या अहमियत है इस फोरम पर पाकिस्तान के ये मामला इस अंदाज में रखने की? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अफसा आपका मुझे अपने प्रोग्राम में लेने के लिए। ये बहुत ही एक अहम समिट है इस साल की जो वाक़यात हुए हैं, इतने बड़े बड़े वाक़यात इस साल में रोनुमा हुए हैं, उस लिहाज से ये जो SCO की समिट है ये बहुत ही एक अहम समिट है। और इसमें हमने देखा कि सबसे पहले तो ये पाकिस्तान और इंडिया के हालात पे आने से पहले कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि चाइना को बहुत ज़्यादा अहमियत अब हासिल हो गई है इंटरनेशनल रिलेशंस में, क्योंकि चाइना की ने जो ये SCO समिट होस्ट की अब से कुछ महीने पहले तक ये गुमान नहीं किया जा रहा था कि तमाम ममालिक ख़ुसूसन भारत भी इसमें इस तरह से शरीक होगा जिस गर्मजोशी से भारत ने इसमें शिरकत की है। तो ये चाइना की बड़ी कामयाबी है एक लिहाज से देखा जाए तो, कि एक तरफ जो US और वेस्टर्न अलायंस जो है, US और EU के दरमियान इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, जबकि चाइना हैज़ बीन एबल टू ब्रिंग ऑल SCO कंट्रीज ऑन अ सिंगल SCO के प्लेटफॉर्म पे अपनी क़यादत में एक तरह से अपने मुल्क में उन्होंने सबको बुलाकर तो एक यकजहती का SCO प्लेटफॉर्म की मुजाहरा किया है। तो चाइना की पोजीशन को बड़ी तक़वियत मिली है और वेस्ट की पोजीशन जनरली इसमें SCO चूँकि अब सबसे बड़े ट्रेडिंग ब्लॉक या सबसे बड़े ग्रुप के तौर पर इंटरनेशनल रिलेशंस में सामने आ रहा है, इनका साइज
इन तमाम कंट्रीज का अगर मिला लें तो बहुत बड़ा हो जाता है, इकोनॉमिकली भी और जियोग्राफिकली भी बहुत बड़ा ब्लॉक बन जाता है। अब जहां तक पाकिस्तान और भारत के डायनामिक्स का ताल्लुक है, आपको पता है कि इस साल जो मई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एस्केलेशन हुई थी और उसके बाद बहुत ज़्यादा टेंशन रही दोनों ममालिक के ताल्लुकात में। दोनों ममालिक की पोजीशंस एक दूसरे से बहुत फ़र्क हैं। पहले तो ख़ास तौर पर चाइना के साथ और कुछ हद तक रशिया के साथ भी भारत के तालमेल में ज़रा थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा था, क्योंकि भारत बैलेंसिंग कर रहा था वो अपने आप को यूएस और वेस्टर्न अलायंस में भी रख रहा था। चाइना के जो खिलाफ जो फोरम्स हैं, क्वाड वगैरह, उनका भी मेंबर था। लेकिन अब जो है इस समिट में ये देखने में आया है कि भारत को भी बड़ी गर्मजोशी के साथ एससीओ में वेलकम किया गया है। वेलकम से मतलब है कि इस लिहाज से वेलकम किया गया है कि उन्होंने शिरकत भी की है इसमें। और चूंकि यूएस ने अभी रिसेंटली उनके इख्तलाफात भारत से चल रहे हैं और उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि शायद प्रेसिडेंट ट्रंप भारत में होने वाली क्वाड मीटिंग में शरीक नहीं हो सकेंगे। तो लग ये रहा है कि भारत भी रीअसेस कर रहा है तमाम सिचुएशन और अपने आप को अलाइन कर रहा है एससीओ के ममालिक, खास तौर पे चाइना और रशिया के साथ। इन हालात में जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कंपटीशन में शायद ज़्यादा इजाफा हो जाएगा और पाकिस्तान के लिए कुछ हद तक इस कंपटीशन से डील करने में मुश्किलात भी पड़ेंगी, क्योंकि पहले जब जंग हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की और चाइना ने पाकिस्तान की मदद की थी, तो भारत एक टोटली एंटी चाइना पोजीशन लेके बैठा हुआ था। अब भारत ने वहां से थोड़ा सा मूव किया है अपने आप को और उन्होंने चाइना के साथ एज ए नेबर अपने ताल्लुकात को उस्तवार करने की दोबारा से कोशिश की है। और उसकी वजह यही है कि चूंकि यूएस के साथ उनकी दाल नहीं गल रही। मंसूर साहब, जिस आप एक पॉलिसी के हवाले से बात कर रहे हैं, उसका आउटकम क्या होगा भारत के लिए? यकीनन एससीओ एक बहुत बड़ा इत्तेहाद बन चुका है, लेकिन भारत अमेरिका के साथ जो तिजारती टाइज उनके हैं उसकी भी मिसाल नहीं मिलती है। तिजारती तौर पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भारत के इस वक्त अमेरिका के साथ जुड़े हैं और ये जो टैरिफ के ऐलान के बाद से हम देखते हैं कि भारत एक ज़्यादा मुश्किल पोजीशन में है। अमेरिका का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? जो कुर्बतें आज नरेंद्र मोदी दिखा रहे थे, या आप समझते हैं कि भारत के लिए अब वो मैटर नहीं करता, वो एक ऐसी सूरत हाल में है जहाँ पर उनके पास लूज करने के लिए कुछ नहीं है? नहीं, ये देखिए, ये जो एरा है ना जिसमें अब चूंकि हम उस एरा से निकल आए हैं जो कोल्ड वॉर एरा था, या कोल्ड वॉर के बाद भी जो एरा था जहां पे यूएस की टोटल डोमिनेंस थी, तो उसमें बैलेंसिंग वाज रिलेटिवली इजियर कि आप अगर यूएस के साथ अलाइन हो जाते हैं और आप वहां से कुछ फायदे उठा लेते हैं, जो कि भारत ने किया भी गुज़िश्ता 3 दहाइयों में। यूएस के साथ बेशुमार इन्होंने फायदे उठाए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, उनके साथ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की में जाने के इंतजाम किए और इस तरह के बहुत से उन्होंने फायदे उठाए, तिजारत अपनी बहुत बढ़ाई। लेकिन अब जो ये साल आ रहे हैं, अगले 1 या 2 दहाइयां जो हैं, इसमें आप देखेंगी और हम सब देखेंगे कि ये बैलेंसिंग बड़ी मुश्किल होगी और बैलेंसिंग में भी बहुत ज्यादा आपको एहतियात करनी होगी। और इसलिए भारत के लिए ये बहुत मुश्किल बैलेंसिंग होगी कि वो किस तरह यूएस के साथ जो उनकी इतनी बड़ी ट्रेड है उसको, या अपना एडवांटेज जो है उनका ट्रेड में तकरीबन $50 बिलियन का बैलेंस ऑफ ट्रेड उनकी फेवर में है अमेरिका के साथ, किस तरह उस बैलेंस को भी कायम रखते हैं, किस तरह अमेरिका के साथ अपनी टेक्नोलॉजिकल जो उनकी कोऑपरेशन है उसको भी कायम रखते हैं इन हालात में, जबकि उनके साथ ट्रंप के साथ और मोदी के दरमियान जाती तौर पर इख्तलाफात नजर आ रहे हैं। और किस तरह वो अब चाइना और रशिया को भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ी पावर है और चाइना ने इस समिट में तो साबित कर दिया है। मंसूर साहब, एक और कंसर्न है जो पाकिस्तान और चीन का अब एक मुश्तरका कंसर्न हमें नज़र आता है इंसदादी दहशतगर्दी के हवाले से। और हमने देखा कुछ अर्सा पहले चीन ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को होस्ट भी किया उन मुज़ाकरात के लिए जो इंसदादी दहशतगर्दी के हवाले से थे। आज प्राइम मिनिस्टर साहब के जिस बयान का हम तस्करा कर रहे हैं, उन्होंने जाफ़र एक्सप्रेस, बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी और उसमें बैरूनी हाथ मुलविस होने की बात तो की है, लेकिन किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, जबकि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा का भी इसी तनाजुर में जिक्र किया है। आप समझते हैं कि यहाँ पर अफ़गानिस्तान की तरफ भी उनका इशारा था? और इस वक्त क्या स्टेटस है, कहाँ स्टैंड करता है अफ़गानिस्तान अपने उस दावे और वादे को लेकर जिसमें वो बारहा ये बात कहते आए हैं कि हम अपनी सरजमीन किसी भी दूसरे मुल्क और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा?
देखिए यहाँ पे मेरा ख्याल पाकिस्तान और चाइना की जो पोजीशंस हैं उनमें काफी इश्तराक है, काफी कॉमनैलिटी है, क्योंकि पाकिस्तान को भी कंसर्न्स हैं कि टीटीपी है या बीएलए है या इस किस्म के ग्रुप पाकिस्तान में एक दहशतगर्दी की फिजा रखे हुए हैं, और इन ग्रुप्स के अफगानिस्तान में मौजूद होने का के बारे में अब कोई शकूक व शुबहात नहीं रहे। और दूसरी जो है अब चाइना है या चाइना के अलावा दीगर ममालिक जो है उनको भी ऐसे ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स के मौजूद होने के हवाले से। तो अभी जो आपने ट्राइलेटरल मीटिंग पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना की एक से ज्यादा बल्कि इस साल में मीटिंग हुई हैं, लेकिन जो मोस्ट रीसेंट मीटिंग थी उसमें भी ये बात बहुत ज्यादा डिस्कस की गई, बहुत डिटेल में तफसील के साथ मेरी इत्तलात के मुताबिक डिस्कस की गई कि इन ग्रुप्स का किस तरह से क्या हल किया जाए। और यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मेरा ख्याल बरकरार हैं, और लेकिन इसका दोनों ममालिक ने हल भी दोनों ममालिक की नज़र में शायद यही है कि इसे ट्राइलेटरल कोऑपरेशन और बायलैटरल कोऑपरेशन के जरिए जारी रखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर मंसूर अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे और तफसीली तौर पर शंघाई ताउन तंजीम के इस इजलास और उसकी अहमियत के हवाले से बात कर रहे थे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।